इसके कारण इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आना अति स्वाभाविक है। लेकिन आप प्रश्न सुनेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि हमारे में से बंधु ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, महिलाओं के उद्योग के बारे में भी चिंता करते हैं, ऐसे आपको ध्यान में आ जाएगा। तो प्रश्न करता है अरुण रास्ते जी, अरविंद तेलकीकर जी, विवेक नायक जी, कैप्टन सुबोध वर्मा जी, संजय कालुखे जी, सतीश पराष्टेकर जी। 3 उप प्रश्न है, उसमें से कुछ का उत्तर अभी पूजनीय सरसंघ चालक जी ने दिया है, फिर भी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। कृषि प्रधान देश में युवा वर्ग की कृषि में सहभागिता कैसे बढ़ाए, कृषि पुनर्जीवन कैसे हो, कृषि एवं किसानों को प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए संघ क्या कर रहा है, कुछ प्रांतों में किसान आत्महत्या आज भी हो रही है, उसे रोकने के क्या प्रयास किए जाए, पारंपरिक व्यवसाय और महिला उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए। और एक उप प्रश्न है, भारत की जीडीपी ऊपर जा रही है परंतु रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, आपके अनुसार क्या यह सही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम विकास की एक पूरी गतिविधि चलती है, संघ के स्वयंसेवक लगे हैं और उनके प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में 5000 गांवों में अब विकास की बात शुरू हुई है, ऐसा देखने को मिलता है। और 350 तक के गांव दिखाने लायक हो गए हैं। यहां गांव ने इकट्ठा के अपने भेदों को भूलकर गांव के लिए अपने बलबूते प्रयास करके गांव को ऊपर उठाया है। आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, व्यसन मुक्ति की दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, ऐसे अनेक पहलू है। उन पहलुओं में कैसा होना चाहिए, ये पूरे भारतवर्ष में सब प्रांतों में मिलकर एक 350 गांवों में आज हम दिखा सकते हैं। और भी ये बढ़ेगा, इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संस्थाओं से मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसे अक्षय कृषि परिवार है या हमारे यहाँ कनेरी के महाराज साहब है, उनके द्वारा काम चलते हैं। ऐसे अन्य जगह जो इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर ये सारा चलता है। खेती का खर्चा कम लगे, लागत कम लगे, इसलिए अपनी परंपरागत तंत्र के आधार पर तंत्र की तुलना की जाए तो 10,000 साल से हमारी खेती हो रही है, हमारी जमीन आज भी देती है। पश्चिम के तंत्र से 500 साल खेती के बाद जमीन ऊसर हो गई, ऐसे अनेक उदाहरण देश में। तो ये पहचान कर आज के आधुनिक तंत्र में जो कुछ लेने लायक है वो सारा लेकर, लेकिन जैविक आधार पर खेती करने से खेती की लागत कम हो जाती है, किसान के पास अपना पेस्टिसाइड, अपनी खाद रहती है, बीज भी अपना वो रखता है, तो अपना मालिक बन जाता है, वो गुलाम नहीं बनता। उसको किसी कृषि उत्पन्न बाजार सोसाइटी में कर्जा लेने के लिए जाना नहीं पड़ता। ऐसे भी अनेक प्रयोग हम भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। पूरे देश में ये प्रयोग है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, ऐसे 1000 है। गोपाल शाही नाम के एक किसान है, बिहार में जो मूल प्यूसा इंस्टीट्यूट है उसके पास उनका गांव है। 7 एकड़ की उनकी खेती है, ऊपर के पानी पर चलने वाली। तो 7 एकड़ में उन्होंने अपनी जो परंपरागत जैविक खेती, मिक्स्ड क्रॉप्स, साथ में पशुपालन, मछली पालन, ये सब जोड़ के ऐसी खेती की। उनकी बहू कलेक्टर थी, रिजाइन करके खेती चलाने के लिए घर में आ गई। लड़का भी सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया। सब लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है। 3 क्रॉप लेते, एक ही समय, जब खेत को बाढ़ लगाना है वो खर्चा नहीं करना, ऐसी फसल लगाना कि जो बाढ़ का काम करे, जानवर जिसको मुंह नहीं लगाते और जो इनकम देती है, ऐसा उन्होंने किया है। और वो किसान है, पढ़े लिखे ऐसे नहीं है, कृषि शास्त्र के तज्ञ वगैरह नहीं, लेकिन किसान का अनुभव है। तो उन्होंने अपना एक तंत्र विकसित किया। 7 एकड़ में 10 प्रकार की फसलें, मछली पालन, पशुपालन, सब कुछ। ये एक मैंने बताया आपको, ऐसे 1000 चल रहे हैं। इस पर जरा ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें से क्या ले सकते हैं, क्या एक्सटेंड कर सकते हैं,
ये सोच के वो देना चाहिए। लेकिन शिक्षित वर्ग हमारा अपने ज्ञान के अहंकार में ही इतना मग्न होता है कि इधर ध्यान जाने के लिए उसको जरा समय लगता है। लगे समय, लेकिन देर सवेर क्यों ना, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो किसान का खर्चा कम होगा, तो फिर कर्जा नहीं लेगा। उसके लिए प्रसंस्करण के उपक्रम अधिक करने की आवश्यकता है। सरकार को करना है तो स्टोरेज और वैल्यू एडिशन, इसका कुछ प्रबंध विकेंद्रित तरीके से व्यापक, बंबई में है नहीं चलेगा भाई, हर तहसील में कम से कम एक जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर 10-12 गांवों में एक प्रसंस्करण का प्लांट होना चाहिए, स्टोरेज का एक कोल्ड स्टोरेज वगैरह होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो किसान बड़े आनंद से अपने भूमि से सोना मोती निकाल के हमको खिलाएंगे। ऐसे हमारे किसान बहुत गुणी है, तो ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो उसका खर्चा कम होता है, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सब प्रकार के तनाव से मुक्त होकर आनंद से खेती कर सकता है। और दूसरी बात है श्रम प्रतिष्ठा, जो मैंने पिछले प्रश्न में कही, वो किए बिना ये होगा नहीं। तो ऐसे प्रयोगों को ढूंढना, आगे लाना, बताना। अभी पद्मश्री मिली ना दादा लाड़, किसान संघ के कार्यकर्ता हमारे प्रचारक हैं, तो उन्होंने नया टेक्निक निकाला। तो उससे वही ज्वारी, वही कॉटन, वही गेहूं, लेकिन 15 गुना ज्यादा उत्पादन देता है। इस प्रकार का एक दादा लाड़ टेक्निक, उसी पर उसको उनको ICAR में भी पारितोषिक मिला, उनके टेक्निक को नॉमिनेट किया गया है। तो दादा लाड़ टेक्निक अब एग्रीकल्चर साइंस में आ गया। ऐसे प्रयोग करने वाले बहुत लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना, किसानों को खेती के लिए सम्मानित करना, किसान घरों में लड़कियां देना, लड़कियों ने जाना, ये सब करना पड़ेगा, तब ये बातें होगी। पारंपरिक व्यवसाय और महिला उद्योगों को बढ़ावा देने वाले प्रयास तो चल रहे हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद, ऐसा एक चलता है। उस जिले का जो विशेष उत्पाद है वो तो कारीगरी ही है, वहां की है, लोकल है बिल्कुल, और छोटे छोटे लोग भी करते हैं। तो राज्य सरकार की उसके ओर से उसको पुरस्कृत किया जाता है और उसका मार्केटिंग किया जाता है। या सहकार भारती जैसे संगठन दुकान शुरू करता है सिंपली देसी, तो ये छोटे छोटे लोग जो बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा भाव मिलता है, तो वो उनके लिए मार्केट उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे उपक्रम होने चाहिए। कारीगरी उनके हाथ में है, उस कारीगरी की कीमत दुनिया भर में है, लेकिन करने वाले को उचित दाम मिले, पूरा मिले, बीच में ज्यादा खाया न जाए, और उसको एक बाजार मिले, उसको सारी दुनिया में भेजा जाए, हमारे द्वारा पुरस्कृत हो, इसकी आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा ये काम शुरू हुआ है, सरकार ही करे ऐसा नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो जहां जहां हो सकता है शुरू करना चाहिए। हमारे बीच बैठे गणमान्य व्यक्ति राष्ट्र की भी चिंता करते हैं ऐसे आने वाले प्रश्नों के बाद। हाँ, GDP का। ओ, तो GDP का और रुपए की कीमत का कितना संबंध है मुझे मालूम नहीं। GDP तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है, रुपए की कीमत तो किसी भी देश के चलन की कीमत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रेशो पर निर्भर करती है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन GDP अपनी पूरी आर्थिक स्थिति ठीक से बताता है ऐसा नहीं है, वो एक इम्परफेक्ट क्राइटेरिया है, उसको परफेक्शन में लाना अपना काम है। अभी वो पूरा ये नहीं करता है। वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति उससे क्योंकि GDP में जो कैलकुलेबल है, टेंजिबल है, उतना ही गिना जाता है। पाश्चात्य देशों में बाजार से कैंस खरीदते हैं, घर में गर्म करके खाते हैं, ऐसा होता है, तो उसकी खरीदी बिक्री GDP में कैलकुलेट होती है। हमारे यहाँ हमारे घर की माता जी भोजन बना के खिलाती है, न उनके परिश्रम का कोई कैलकुलेशन है, न वो जो खिलाती है उसका कैलकुलेशन है। तो GDP में सब कैसे आएगा? और इसलिए रुपए की कीमत और उसका संबंध दूसरी बातों से है। तो हमारा वास्तव में हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होना, एक तो अपनी आत्मनिर्भरता है और अपने यहाँ का उत्पादन क्वांटिटी में
बहुत ज़्यादा और क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये जब होगा तब वास्तविक दृष्टि से हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, तब जीडीपी कुछ भी हो, रुपए की कीमत बढ़ेगी। तो नेशनल सिक्योरिटी की चिंता करने वाले प्रश्नकर्ता है दिनकर देशपांडे जी, डॉक्टर प्रकाश वैद्य जी, विवेक नायक जी, डॉक्टर अभय पाटिल, अनूप कुमार